प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सानह 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। 1 साल में रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने क्या सीखा है इस वाक़े से? ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ, इसके मुहर्रिकात क्या थे और कैसे इस तरह के किसी भी वाक़े से आइंदा बचा जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर 1 साल गुजरने के बाद आज बात हो रही है। एक एलामिया या प्रेस रिलीज़ आप कह लीजिए आया है ISPR की जानिब से भी, और उसमें कहा गया है कि 9 मई एक स्याह तरीन दिन है और मंसूबा बनाने वालों और इसके सहूलतकारों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। इस मामले के बहुत से सियासी पहलू भी हैं, इस कौमी सलामती के मामलात भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की का मोराल और फिर जो शहीद हैं हमारे, जो इस कौम का असासा हैं और जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी हुर्मत एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौजू है और अवाम पाकिस्तान के लिए एक बहुत इसकी हुर्मत है। तो आज 1 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें इस पर क्या सोच रही हैं, इस सबसे पहले प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद है, माहिर उमूर कौमी सलामती हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। ब्रिगेडियर रिटायर वकारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर वकार साहब, जैसा कि मैं भी कह रहा था कि 1 साल में रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने और बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस वाक़े से क्या सबक सीखा है, आपको क्या लगता है? जी, आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस पे आने से पहले मुझे अगर आप 1 मिनट दे दें, मैं थोड़ा बता दूं कि बाकी जो महज़ब अक़वाम है वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स को कैसे डील किया जाता है। आई थिंक दैट इज वेरी पर्टिनेंट। जब कहते हैं जी कमीशन बना दें या जी मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन नहीं है, अमेरिका पे जाते हैं जो सबसे आई थिंक ऑर्गेनाइज और आई थिंक बिगेस्ट बॉक्सी है। वहाँ पे एक मिलिट्री पर्सनल और बेसिस की प्रोटेक्शन का कानून है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप एक सिपाही पे शाउट करते हैं ऑन ड्यूटी बाहर या क्लोजर टू मिलिट्री, उसकी बड़ी डिफरेंट है। अगर सिविल में था तो उसकी सजा शायद कम है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है मिलिट्री पर्सनल और इंस्टॉलेशन। अगर आप गैरजन में जाके आपने गैरजन की जुरिसडिक्शन में किया है तो फिर 20 साल तक सजा है, सिर्फ एक घोंसा लगाने की एक सोल्जर को। व्हाट टू टॉक ऑफ गोइंग एंड बर्निंग। और अच्छा, इसके अंदर फिर ये है कि अगर आप मिलिट्री गैरजन में जाके कोई कार्रवाई करते हैं तो फेडरल लॉ और मिलिट्री लॉ दोनों इन्वोक होंगे और दोनों की अलग-अलग पनिशमेंट है। अच्छा, उसका फिर ये है कि लेटर ऑन आप बिल्कुल ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और जस्ट इमेजिन के सजाएं जो है। और ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या ये लेट्स से टेररिज्म का एक्ट था। बेसिकली इट इज असॉल्ट ऑन द स्टेट और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और यही एप्लीकेबल है इंडिया में, यही एप्लीकेबल है मिडिल ईस्ट में, यूके में। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं जिसपे अभी हम आ जाते हैं कि आपने कहा जी क्या सीखा। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि जो इनका फेक नैरेटिव था जिसको फॉल्स फ्लैग किया, डिस्पाइट के सारा ऑर्गेनाइज था, ऑर्केस्ट्रेटेड था, एक तो वो डीबंक हुआ है। ग्रेजुअली लोगों को एहसास हुआ है कि ये ना सिर्फ ये एक ब्लंडर था बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटी है। और अगर आप इसका सद्देबाब नहीं करते तो फिर ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। मतलब जिस तरह TTP का है कि वो असॉल्ट करती है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या इंडिविजुअल्स पे या कॉन्वॉयज पे, इसके बिल्कुल मुतरादिफ है जो PTI ने किया है। तो इसको आई थिंक ट्रिविलाइज करने की एफर्ट है। एक तो वो डीबंक हुई है, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता वहां में अवेयरनेस आ रही है कि ये बेसिकली पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को अंडरमाइन करने की एफर्ट थी और वो अल्लाह ने किया अवाम की मदद से, बिकॉज उसमें फिर रैली नहीं किया लोगों ने। और मिलिट्री का जो पेशेंस था, हालांकि दे कुड हैव ऑर्डर्ड शूट ऑन साइट, ऑर्डर दे सकते थे जो उनको अलाउ करता है। तो ये आई थिंक डीबंक हुआ। अभी जितना मर्जी ये शोर मचा रहे, मेरे ख्याल में जो लॉज हैं इवन जुडिशरी से नो है, वो लुक एट के जी बाकी कौमें क्या कर रही हैं, बाकी नेशन है, इक्वेट कर लें। और जो मिलिट्री लॉ है, मिलिट्री जुरिसडिक्शन है, वो बिल्कुल गैरजन और स्टेशंस पे एप्लीकेबल होती है और इसलिए रखी है कि अगर आप अलाउ कर दें फिर तो लोग डिफेंसिव पोजीशन पे जाकर कश्मीर में जाके अटैक करना शुरू कर देंगे ना कि जी एहतजाज हो रहा है तो हम जाके मोर्चों पे अटैक कर दें, बिकॉज देयर आर आल्सो मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीजें हैं। और अभी जो DISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, उसमें इस चीज को रीइटरेट किया गया। आज पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मिलिट्री टॉप लीडरशिप ने इसी चीज को हाईलाइट किया है और मेरे ख्याल में इसका मजाक उड़ाने के बजाय नाउ दे शुड लुक एट इसका जो परमानेंट हल है और वो अकाउंटेबिलिटी। सही है, बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी इसका हल है। और आज जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी ये कहा गया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये आप इसको कैसे देखते हैं? ये इस तरह का दिन जब किसी कौम की जिंदगी में आता है तो क्या कुछ तबाह करके जाता है जो शायद रिकवरेबल नहीं होता?
कुछ ऐसा डैमेज करके जाता है, इस तरह का दिन कभी आता है तो? देखें जी, दो पहलू हैं कौमी सलामती के एतबार से। मैं क्विकली आपको बताऊं कि तकरीबन 36 साल पहले भारत की जो दिफाई हिकमत अमली थी, वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पे एक हमला करके पाकिस्तान को किया जाए, और उस हिकमत अमली का नाम था ब्रास टैक्स। फिर उसके बाद उन्होंने, जब पाकिस्तान ने 1998 में अपनी एटमी सलाहियत दुनिया के सामने वाज़े की, तो भारत को ये ख्याल आया कि अब जंग या जारहियत जो है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए एक ऑप्शन नहीं है। तो आप देखते हैं कि 2001 से लेके पिछले 23-24 साल में उन्होंने अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाई और रवायती जंग के बजाय दहशतगर्दी को उन्होंने अपना एक हिकमत अमली का बुनियादी महवर बनाया, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर और डिवाइड करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक के जरिए से, सर्जिकल स्ट्राइक के बयानिए के तहत 2019 में जो बालाकोट पे नाकाम हमले की कोशिश की, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी और दुनिया के सामने हजीमत उठानी पड़ी। और आपको याद है कि अभिनंदन गिरफ्तार हुआ जी, और पूरी दुनिया के सामने पाक फजाइया ने भारत का गुरूर सर जो है वो खाक में मिला दिया। तो अब जो चौथी डिमेंशन है वो ये है कि इसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं, ग्रे जोन भी कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान अदम एतमाद को एक पॉलिसी के तौर पे आगे बढ़ाना। अच्छा, और इस हिकमत अमली में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लीडिंग भारतीय दिफाई मुबस्सरीन और एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं इस सियासी जमात को कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बिल अमूम और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बिल खुसूस जो नफरत फैलाने की कोशिश की है, ये इतने बड़े पैमाने पे इंतशार शायद भारत की फौज या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी नहीं पहुंचा सकी है। तो ये वो एतराज है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को कितने सीरियस अंदाज में डैमेज करने की कोशिश की गई है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इस सियासी जमात की जो सियासी हिकमत अमली है कि रियासत पे हमला किया जाए, उसको ब्लैकमेल करके इख्तिदार में वापस आया जाए, उसकी हमजहत हिकमत अमली का नुक्ते उरूज था। इससे पहले वो आपके माशी मफादात पे हमलावर हुए जब उन्होंने IMF को खत लिखा, उसके बाद उन्होंने आपकी खारजा पॉलिसी को डैमेज किया बड़ी ताकतों पे इल्जाम लगा के, फिर इन्होंने दहशत गर्दी के लिए फजा हमवार की जब उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की उन्हीं दहशत गर्दों के साथ जिनके खिलाफ आज पाकिस्तान फौज 100 से ज्यादा IPO ऑपरेशन रोजाना कर रही है और शहादतें दे रही है। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तानी फौज जो है वो कौम से ये तवक्को करती है कि जब रोजाना वहां इतनी शहादतें कुर्बानियां दी जा रही हैं, तो पाकिस्तान की जो कौम है वो उनके शाना बिशाना खड़ी हो। और एक जानिब एक सियासी गिरोह जो है, जिस तरह दहशतगर्द फिजिकली हमलावर हैं फौज पे, ये लोग सियासी और समाजी एतबार से उन्हीं शोहदा के निशानियों पे हमलावर। ब्रिगेडियर वकार साहब, ये जो वाक़यात 1 साल पहले 9 मई को हुए थे, इसमें पूरे मुल्क में शायद चंद हज़ार लोग निकले होंगे जिन्होंने इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए, तनसीबात पर, शहीदों के मुजस्समों पर, और वो तमाम जगहें जहां पर जिनसे कौम की एक जज्बाती वाबस्तगी या लगाव मौजूद है। आपके ख्याल में चंद हज़ार लोगों को यकीनन पाकिस्तान के रियासती इदारे अलाउ नहीं कर सकते कि वो इस तरह की कोई कोशिश करें। आपके ख्याल में इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए कि आइंदा महज चंद लोग उठें, चंद 100 या चंद हज़ार लोग उठ के इस तरह से पूरे मुल्क का इमेज ख़राब ना कर सकें? क्या हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए? जी, इसमें एक तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तफरीक करनी पड़ेगी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है। जिस तरह सईद अली साहब ने बताया
कि ये शायद टीटीपी इस तरीके से ये करती रही है कि दे बीन असॉल्टिंग, और डेफिनेटली जब इजहार राय की आज़ादी है या जलसा करने की आज़ादी है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए होता है, आप अटैक नहीं करते। अभी साहब ने मेंशन किया कि चंद हज़ार, आई थिंक 2 से 2,500 शायद लोग थे या ज़्यादा होंगे मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप कैलकुलेट करें। तो उनको एक तो उससे पहले भी थोड़ा, आई थिंक इफ यू गो इनटू लास्ट 1 ईयर बिफोर 9th में, पिछले साल से पीछे 1 साल चले जाएं तो पूरी एक हेट कैंपेन थी टू अंडरमाइन द मिलिट्री, जिस तरह सैयद अली ने जिक्र किया कि एक डिलिबरेट स्ट्रेटजी थी। और फिर रैंक एंड फाइल में डिवीजन की कोशिश की गई, फिर सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया गया, इवन आर्मी का लाइफस्टाइल, आर्मी की जो हिस्ट्री है, कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान आर्मी की और डिफेंस, उसको भी आपने देखा कि ट्रिविलाइज करने की कोशिश की गई कि शायद हम कोई भी जंग नहीं जीते नॉर्दर्न। हालांकि इट इज एक्नॉलेज कि इंडिया बड़ी पावर थी और पाकिस्तान ने आई थिंक 3 जंगों में कामयाबी हुई, एक में डेफिनेटली हमारी डिफीट हुई, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है खुदा ना खासा सारी। तो ये एक नैरेटिव था। एंड देन कम्स 9th में, उससे पहले फिर सोशल मीडिया पे इंसाइट किया गया, इसको कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पे आजकल आसान है, आपने देखा टर्की में हुआ इसी तरीके से, इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर था या तकसीम स्क्वायर था, और इवन लंदन राइट्स को देख रहे हैं, ट्रम्पस्टर्स का जो है। तो एक तो ये कि एक पॉसिबल है, ये मुश्किल काम है, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आप रैली कर सकते हैं, आप लोगों को गैदर कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात कि जी कुछ हजार लोग अगर इस तरीके से डंडे और हथियार उठा के चाई कर दें और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने को, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। मैं मिसाल लूंगा, अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और कल कोई और पॉलिटिकल, लेट्स सिंध में एक इशू बनता है और पीपल पार्टी के लोग उठते हैं और खुदा ना खासा जाके मिलिट्री स्टेशन या नेवल बेसिस पे अटैक करते हैं, जस्टिफाई करते हैं क्योंकि पीटीआई ने किया था तो हम भी इसी तरीके से, तो फिर तो पाकिस्तान जो है खुदा ना खासा सीरिया या इराक बन जाएगा। और ये हुआ है, लाइक लीबिया में बेसिकली सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट की, इनिशियली इट वाज वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये है। दूसरा आ जाते हैं कि क्या बेसिकली आगे, एक तो आई थिंक लीगल मेजर्स है कि इवन जो सोशल मीडिया है, बिकॉज सबसे पहला जो लॉस ऑफ कंट्रोल है स्टेट का, वो इंफॉर्मेशन डोमेन में होता है, और अभी चूंकि सोशल मीडिया बाईपास कर सकते हैं तो ये खतरनाक, तो उसको लॉज के थ्रू और बड़ी कॉमन ने रेगुलेट किया। इंडिया में आप, मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, अब तक चेक कर लें कि 12 एजेंसी से लेके नीचे दिल्ली पुलिस तक उनको अलाउड है कि आप खड़े हैं स्ट्रीट में, आपसे मोबाइल ले लें, आपसे लैपटॉप, एंड दे कैन गेट आउट द डाटा, और अगर कोई ऐसी चीज है जो स्टेट के अगेंस्ट है, दे कैन चार्ज यू, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप साथ क्या हो। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। तो एक तो आई थिंक ये है कि लॉज को स्ट्रिक्ट किया जाए और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इवन जो हमारे पीका लॉज है, जो एक्ट है, उसमें काफी प्रोविजंस है, रेड लाइंस है। नंबर 2 आ जाता है अवेयरनेस कैंपेन, जो आप और हम कर रहे हैं कि आप इस चीज को हाईलाइट करें कि सही क्या है, गलत क्या है। जिस तरह DISP आने का ट्रुथ की तरफ जाएं, सच की तरफ जाएं। एंड देन ऑफ कोर्स इज कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एमेंसिपेशन ऑफ यूथ है कि ताकि बिल्डर्स ना हो या इनको कोई इस तरह बरगला ना सके। इवन अगर पीटीआई की आप परफॉर्मेंस देंगे तो खुद शेख रशीद ने कहा था जी कि 4-5 महीने पहले जब इनकी गवर्नमेंट गई है कि हम परेशान थे कि हमारा क्या बने, वो तो एक सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक डिफिकल्टी की वजह से इनका नैरेटिव किसी हद तक चला। तो ये बड़ा जरूरी है कि यूथ को एक होप भी, और इस पे आई थिंक काम हो रहा है। SIFC का प्लेटफॉर्म देख लें, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अगर आप जिस तरह सैयद अली ने कहा जी कि इन्होंने 3-4 आई थिंक फ्रंट्स पे डैमेज किया, लाइक इवन अभी जो खबर खुदा ना खासा चलाई गई जी कि वो सऊदी इन्वॉल्वमेंट, जस्ट इमेजिन कि उनका डेलीगेशन आ रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर की, लेट्स से प्लान्स और इन्वेस्टमेंट लेके, और आप जो है एक नैरेटिव फेंकते हैं इस तरीके से। अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, ईरान के साथ किए इन्होंने, और इसी तरह आई थिंक वेस्ट के साथ। तो ये था। फिर बाकी इकोनॉमिक आई वुड से हिटमैन करते हैं। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये सारी चीजें मिला के, साहब इसमें एक और बहस भी हो रही है, एक बहस इसमें हो रही है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि बनना चाहिए। फिर ये कब से बनना चाहिए, क्या 2014 से बनना चाहिए या उससे भी पीछे जाना चाहिए? तो ये जुडिशियल कमीशन की जरूरत है भी या नहीं, और अगर है तो उसका दायरा कार क्या होना चाहिए, कब से वो बनना चाहिए और वो क्या करेगा? जी मेरे ख्याल में देखें, जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, अगर आप उस पर अमल करें, जो मैंने मिसाल दी ना अपनी यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री, जैसे आप जरूर इसकी तहकीक करवा लें अपने रिसर्चर्स का। अमेरिका में लॉज हैं, वहां तो कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बना था इसके ऊपर। ट्रम्प के जो लोगों ने सॉल्व किया, सिंपली लॉ वेंट इनटू एक्शन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जुडिशियल 6-7 मंथ में फारिग कर दिया था। 20 साल सजा भी हुई, आई थिंक 18 साल इस तरीके से, और 960 बंदों को चार्ज किया, ट्रम्प साहब भी फेस कर रहे हैं। तो एक तो ये आई थिंक ये मजाका खेज बात है। जुडिशियल कमीशन जैसे DISP ने कहा कि किस चीज का, क्या ये सारा इवेंट लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ सोशल मीडिया, क्या ये इंसाइट नहीं किया जा रहा था? फिर भारत के अंदर से सोशल मीडिया के थ्रू असॉल्ट हो रहा था, उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स हैं, हर जगह वो गए। मैंने आपको बताया ना कि एक सोल्जर को शाउट करने का या एक घुसा मारने का इतनी बड़ी सजा और इसलिए रखी कि फिर मिलिट्री फंक्शन नहीं कर सकती।
तो क्या कुजा के आप जाके सॉल्व करें जी हाँ। पूरी इंस्टॉलेशन पे आप शोधा के। और ये भी जो है ना, जो शहादत का जो आई वुड से कॉन्सेप्ट है हमारा, और जो जज्बा, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की कि ये भी नॉर्मल है कि आप करें शेर खान का मुजस्मा उठा के खुदा ना खास्ता कि बेहुरमती करें। और शोधा के जो अभी आप अमेरिका में वॉल्स हैं शोधा की, उनके जो मार्टर्स हैं, आप जाके एक मार्कर से जरा एक लाइन लगाएं, जाके ट्राई टू वेंडलाइज, यू विल फाइंड कि जी स्टेट कैसे एक्शन में आती है। तो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट कि एक आपने इतना ब्लंडर किया, आपने असॉल्ट किया, उसके बाद बजाय आप उस पर शर्मिंदा हो और अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करें, आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। अब इनके आई थिंक आप देखेंगे डिस्कशन फोरम में बड़े बड़े इनके बैरिस्टर्स बैठे हुए हैं, और किस तरीके से जी साबित करें फलाना चीज एंड ऑल दैट। फॉर गॉड सेक यार, सारी दुनिया ने ये चीज देखी है, स्टेटमेंट्स है, डिजिटल फोरेंसिक में ऑर्डर कहाँ से आ रहे थे, सेंट्रल नर्व सिस्टम कहाँ बना हुआ था, और फिर वाई ऑल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। क्या आप जाती उमरा या किसी और असेंबली पे नहीं कर सकते थे, या जाके डेमोन्स्ट्रेट, वाई ऑल मिलिट्री? तो इसका मतलब है कि एक बाकायदा डिजाइन था ये मिलिट्री, मतलब जो न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड की, उसको अंडरमाइन करके एज अ पेपर टाइगर किया जाए शो। और इसकी तो आपके ख्याल में ये 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनका तायुन हो चुका है या होना बाकी है, और आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आई थिंक तायुन तो हो चुका है। अगर आप देखें इसकी जो सो कॉल्ड चेन ऑफ कमांड थी, कहां से ऑपरेट हो रही थी। नंबर 2, इनके काफी सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो सामने आए, जिन्होंने जो लीड कर रहे थे, कुछ फैमिलीज थी इनके बड़े लीडर की जो वहां पे मौजूद थी। इस तरह इनका अपना भांजा था जो he tried to actually basically undermine military senior leadership, कि आप उसकी ट्राउजर उठा किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें चीजें बड़ी आई थिंक डिफाइंड है, स्पेशली जो फ्रंट लाइन पे थे। आई वुड से कि जो लोग असॉल्ट में गए वो तो आई थिंक लीडरशिप के कहने पे जा रहे थे या जज्बात में आ गए। उससे पहले भी अगर आप देखें, जब इस्लामाबाद पिंडी पे चढ़ाई की एफर्ट हुई थी केपी से, तो उसमें यही था जी कि जीएचक्यू के सामने जाके, तो वाई, इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक डिजायर थी कि हमने इस तरीके से इसको करना है। मेरे ख्याल में चीजें बड़ी क्लियर है। और अगर ये ऑप्शन जो दी गई लेट्स से, या एक सजेशन कि अगर आप शर्मिंदा हो और एक्नॉलेज कर रहे हैं, और ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनते हैं, ये बड़ी जगह पे हुआ है। लाइक इवन साउथ अफ्रीका में, मतलब वाइट जो उनकी लीडरशिप थी, उनको नेल्सन मंडेला ने फिर इस बात पे माफ किया कि दे केम एंड एक्नॉलेज कि हमने जुल्म करते रहे, और आइंदा के लिए फिर उस पर रेड लाइन ड्रॉ की। कीनिया में हुआ, इथोपिया में हुआ, बिकॉज वहां पे वॉरिंग फैक्शंस थे। इस तरह इवन रवांडा में, खुदा न खास्ता पाकिस्तान उस लेवल तक नहीं गया, लेकिन स्टिल ये एक विंडो है कि जिसके अंदर बाकी इट इज अप टू पॉलिटिकल पार्टी एंड द जुडिशियल सिस्टम। लेकिन मेरे ख्याल में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर थे एंड दे वर कॉट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन, पे बिल्कुल अप्लाई होता है मिलिट्री लॉ। और वो आप देख लें किसी भी मुल्क को उठा, बांग्लादेश से लेके यूएस तक, वहां पे बिल्कुल स्पेशल प्रोविजन, उसकी एक रीजन है। इस तरीके से कोई मुल्क, कोई स्टेट अलाउ नहीं करेगी कि उनकी मिलिट्री के ऊपर इस तरीके से असॉल्ट किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकारुल हसन साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं प्रोग्राम में। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 9 मई के ट्रायल्स किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से हो रहे हैं, और इसके अलावा वकला की आज हड़ताल भी रही है, तो कुछ वकील रहनुमाओं से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद कहते हैं। कल वकला पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आज वकला की जानिब से हड़ताल की गई है। आज जो हड़ताल हुई है, इस पर बाकी जो वकला तंजीमें हैं और उनके रहनुमा हैं और माहिरीन कानून हैं वो क्या कहते हैं, एक तो यह अहम सवाल है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान भी एक तनाव की कैफियत चल रही है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने का जो इख्तियार है वो उसके पास है, वो जजेस के नाम चूज़ करेगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो नाम दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ख्याल है कि उन्हीं नामों पर मुश्तमिल ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बनने चाहिए। तो असल में ये किसका इख्तियार है, ये मामला भी है। फिर 9 मई के ट्रायल्स पर भी हम बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मामला तो कई महीनों से चल रहा है, और ये इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, ये उसके ज़माने में इन अदालतों की मुंतकली की गई ईवान अदल, जहाँ ये अदालतें हैं लाहौर में, दूसरी जगह। और ये बहुत अरसे से डिमांड थी वकला तंजीमों की, वकला एसोसिएशंस की, कि जी इनको वापस ईवान अदल में मुंतकिल किया जाए। इस पर अब ये नए चीफ जस्टिस तो अभी आए हैं,
तो ये तो पहले से मामला था, उस वक्त नहीं हुआ। गवर्नमेंट किसकी है? इनकी PMLN की। फेडरल लॉ मिनिस्टर जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो एहसन बून साहब एक ही ग्रुप के हैं। मैंने अभी एक कन्वेंशन हुआ था लाहौर में जिसमें एहसन बून साहब थे, मैंने वहाँ कहा था कि जी आप इसको एहसन तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन बून साहब हमारे सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, हसन रजा पाशा साहब बैठे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ, मैं भी पाकिस्तान बार का। हमने वहाँ सजेशन दिया था कि जी आप इसको कोशिश करके ख़त्म कराएं। अब वहाँ वकील आ रहे हैं, आप वकीलों को रोक रहे हैं, उनको झगड़ा ब्लेम कर रहे हैं चीफ जस्टिस को, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो ऑर्डर पहले लिया गया था, लेकिन बुकला के साथ जो हुआ है मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। आज आपने देखें पूरे मुल्क में हड़ताल हुई है बुकला के सपोर्ट में, सिंध से लेके यहाँ से लेके खैबर तक हर बुकला तंजीम में, इवन गिलगित बल्तिस्तान के बुकला ने भी हड़ताल की सपोर्ट में, तो मैं उन सबको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन हसन रजा पाशा साहब ये बताइए कि एक तो खैर वैसे मैंने कल एहसन मून साहब से पूछा भी था हमारे साथ शो में जब वो आए कि आपके प्रोफेशन में दलील और सबूत इन दोनों की बड़ी अहमियत होती है, तो जाहिर है अभी ये ना दलील मौजूद है ना सबूत मौजूद है, अभी तो ये महज एक इल्ज़ाम ही लगता है। लेकिन हसन रजा पाशा साहब, ऐसे मामलात में अगर पुलिस ये कहे कि जी हमें ऑर्डर था कि आपने इनको अंदर नहीं जाने दिया, बस उस ऑर्डर को ओबे करने के लिए जो फिर हमारा इख्तियार था हमने किया, आपके ख्याल में पुलिस अपने तौर पर या एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये कर रही होगी कि वकला पर लाठीचार्ज करे क्योंकि वो उनको अंदर दाखिल होने नहीं दे सकते थे? देखिए असद साहब, पुलिस जो है वो जब तक उसको अपने हाई ऑफिशियल्स की तरफ से या मजिस्ट्रेट या इंतजामिया की तरफ से कोई ऑर्डर ना हो, वो ना तो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और ना ही इतनी सख्ती कर सकते हैं। यकीनन ये ऑर्डर उनके हाई ऑप्स की तरफ से आया होगा और जिस अंदाज में उन्होंने वकला पे तशद्दुद किया, लाठियां बरसाई और बहाना ये बनाया कि वकला ने पहले पथराव किया। शुक्र है खुदा का कि पथराव की बात की, लाठियों या गोलियों की बात नहीं की। वकला हमेशा नहते होते हैं, उनके हाथ में ना कोई असला होता है, ना आतिशी असला होता है और ना कोई लाठी और डंडा होता है। और देखें कि पथराव की बात की है तो ये समझ आने वाली बात है नंबर 1 के वकला खाली हाथ थे, और ये बात कि पहले उन्होंने किया है कहीं से भी नहीं है। हम देख रहे थे कि वकला और पुलिस बिल्कुल साथ साथ आमने सामने खड़े थे, पुलिस दीवार बना के खड़ी थी और वकला का मुतालबा था कि हमने बार रूम में जाना है, हमने वहां पे अपना इजलास करना है, जनरल हाउस का इजलास करना है, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही थी और बड़ी सख्ती से उन्होंने किया। टीयर गैस जिस तरह फेंकी और जिस तरह हमारे दर्जनों वकला जख्मी हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज लाजमी तौर पे इंतजामिया या हुकूमती सतह पे ये है। कल रात को एक स्टेटमेंट आई थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की कि जी कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए था कि ये आखिर हुआ क्यों। क्या आईजी पुलिस ने अपने ऑन पे ये फैसला किया? जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ये कह रहा है कि ये हुआ क्यों, तो इट मीन्स कि उनको नहीं इल्म था। मैं समझता हूँ कि इसको भी प्रोब इन करना चाहिए। वकला का पुरअमन रैली थी और वो अपनी बार रूम में जा रहे थे और अदालतें भी वकला का ही हिस्सा हैं और वहां पे जाने में कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल का जो ये एक्ट था इंतजामिया का, पुलिस का, वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज अक्रॉस द कंट्री वकला ने एक कामयाब हड़ताल मुनक्कद करके ये बता दिया कि वकला इकट्ठे हैं, हम एक हैं। और ये ग्रुपिंग की बात जहां तक हो रही है, मैं इसको इस मरहले पे इसको कंडेम करता हूं कि ग्रुपिंग की बात नहीं होनी चाहिए। हम जो मकसद है हमारा, जो हमारा एम है वो एक है, चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, और उसमें वकला इत्तेहाद मुकद्दम है। और मैं इस पे बिल्कुल फर्म हूं। बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं तमाम वकला इकट्ठे हैं, आज उन्होंने साबित भी कर दिया। मैं एक आपकी राह से एक और मौजू की तरफ जाना चाहता हूं और मैं जुबैर साहब पहले आपके सामने ये सवाल रखूंगा कि ये जो मामला है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लगाने का, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 7 नाम दिए गए जजेस के, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई नहीं कर रहा। शायद इलेक्शन कमीशन मजीद नाम मांग रहा है कि ज़्यादा जजेस के नाम दिए जाएं और उनमें से फिर कुछ जजेस को चूज़ करके उनको नोटिफाई किया जाए। आप बता सकते हैं कि सही तरीकाकार क्या होता है? क्या ये सवाबदीदी इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का है कि वो नाम दें कि ये नाम है जिनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिनके ऊपर बनना चाहिए? तरीकाकार क्या है? देखिए, तरीकाकार ये होता है कि इलेक्शन के बाद
ट्राइब्यूनल्स बनते हैं इलेक्शन पटिशंस को सुनने के लिए। वो ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद होती है, जजेस हाई कोर्ट की, वो नॉमिनेट करते हैं जजेस को। इलेक्शन कमीशन का काम है उसको नोटिफाई करना। ये कहना कि वो अपॉइंट कर, असल चक्कर क्या है, इन्होंने 2 जजों के नाम आज तक नोटिफाई किए ताकि लाहौर में केसेस ही ना चल सके। आप बताएं कितना बड़ा लाहौर पंजाब प्रोविंस है, उसमें आपने 2, इनकी वजह यह है कि वहाँ इतनी बड़ी धांधली हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत इस मुल्क में बनी हुई है, पंजाब में भी हर जगह, तो वो चाहते ही नहीं कि वो इलेक्शन पटिशंस चले। अब 2 जज बैठ के वो कैसे फैसला करेंगे? तो ये इन्होंने तो डिले करना ही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही ये केसेस आएंगे उनके सामने, उन जजों के सामने, हकीकत खुल जाएगी कि फॉर्म 45 सही है या फॉर्म 47 सही है। पाकिस्तान में इलेक्शन फॉर्म 45 हुआ लेकिन हुकूमत फॉर्म 47 की बनी हुई है। तो ये बिल्कुल इन्होंने जो कर रहे हैं इलीगल काम कर, ये करते भी यार, इनसे एक्सपेक्ट यही कर रहे थे हम लोग कि ये नहीं करेंगे। आप बताइए पंजाब प्रोविंस के लिए सिर्फ 2 जजों को इन्होंने नोटिफाई किया। उस जमाने के जज साहब जो थे, चीफ जस्टिस, शायद उन्होंने 2 नाम दिए थे, अब उन्होंने 7 नाम और मैंने सुना है भेज दिए। आप नोटिफाई करें, अगर आप समझते हैं वो कम है आप और मांग लीजिए, जज साहब और दे देंगे, लेकिन ये जो नाम दिए उनको नोटिफाई तो करें। आप डिले कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट उसके अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर पीरियड दिया हुआ कि इतने अरसे में उन पटिशंस का फैसला करना है, आप उनको चलने ही नहीं दे रहे, और चलेंगे नहीं तो फिर नेचुरली फैसला ही नहीं होगा। फैसला नहीं होगा तो जो लोग बैठे हुए हैं इलीगल, मतलब जो इलेक्ट होकर, और धांधली, इनकी इलेक्शन कमीशन की धांधली की वजह से वो आएंगे ही नहीं सामने, वो पटिशंस का फैसला ही नहीं होगा। तो ये सारा गेम ये है कि ये पंजाब में, जैसे हमारे एक वकील साहब हैं, वो आज भी कह रहे हैं वो जीते हुए हैं, और लाहौर के अंदर जो हल्के हैं, आप बनाए पटिशन, उनके फैसले करें। बिल्कुल सही है। तो पाशा साहब, आपकी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन पाबंद है नोटिफाई करने का जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से या किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से नाम दे दिए जाएं ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए? देखिए असद साहब, बड़ी क्लियर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन खुद नाम नहीं दे सकता। वो सिर्फ रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस से ये कह सकता है कि हमें आप ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस फराहम करें। अब ये जो मर्जी है ये चीफ जस्टिस की होती है कि वो कौन से नाम मुनासिब समझता है कि वो ट्रिब्यूनल्स के लिए दे। आप देखें कि पहले उन्होंने 2 दे दिए, ऑल राइट। अब जब आपने मजीद तकाजा किया तो उन्होंने 6 और दे दिए। अब आप क्यों मांग रहे हैं कि जी और भी नाम दे? क्या उसमें से पिक एंड चूज करना है? मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद तजावुज कर रहा है अपने मैंडेट से। उनको अगर और चाहिए, जिस तरह जुबैरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आप चीफ जस्टिस से ये कह सकते हैं कि 6 नहीं जी 8, 4 और दे दे। तो चीफ जस्टिस अगर मुनासिब समझता है तो 4 दे देंगे। तो ये नहीं है कि फलां 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 मुझे दे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार होता तो वो यकीनी तौर पे उन जजेस के नाम लिख के कह देता जी कि फलां फलां जजेस हमें दे दें। चूंकि उनके पास इख्तियार नहीं है, आइन में इनको कोई मैंडेट नहीं दिया गया, इलेक्शन एक्ट में कोई मैंडेट नहीं दिया गया कि जो ट्रिब्यूनल है एज पर चॉइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गए, लिहाजा ये डोमेन जो है वो रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस की है कि वो उनकी डिमांड के मुताबिक 1 का डिमांड करते हैं, 10 की करते हैं, वो अपने जजेस जो है वो स्पेयर करके उनको दे सकते हैं कि ये ट्रिब्यूनल्स के लिए है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, उनके हवाले से उनकी शिकायत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील पा गए हैं और वो 14 मई को समाअत भी करेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है, ये दोनों मामला पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद जुबैरी साहब, जस्टिस मंसूर साहब की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, उसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या देखते हैं कि क्या अब वो जो लोग मखसूस नशस्तों पर हल्फ उठा चुके हैं, इजाफी नशस्तों पर, वो जो 23 कौमी असम्बली की नशस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आती थी, उस पर बाकी सियासी जमातें उठा चुकी हैं, वो क्या रोल बैक होगा, वो वापस होंगी? और क्या इसका दूसरा हिस्सा भी इंप्लीमेंट होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को
शर्तें मिलेंगी या फिर ये फर्दर फाइनल फैसला आएगा उसके बाद दूसरा हिस्सा इंप्लीमेंट होगा? दो इश्यूज ये थे कि एक था कि क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, नहीं, नंबर 1। नंबर 2 था कि अगर उनको नहीं मिल सकती क्या वो खाली रखी जाए या दूसरी जमातों में बांट दी जाए। ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपने 1 मार्च का फैसला था उसमें उनसे सीटें भी नहीं दी और दूसरों को बांट दिया। इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से इन्होंने दोनों पॉइंट्स पे इनके खिलाफ फैसला है जो इन्होंने फिर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब पूरी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच बना उसने पूरी हुक्म दिया कि ये ऑर्डर प्रोस्पेक्टिव होगा, नंबर 1, और सिर्फ डिस्प्यूटेड सीटों पे लगेगा और वो से। तो अब मैंने उस दिन आपकी टीवी चैनल्स पे पट्टी चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है कि वो इस हुक्म को मानेंगे। बड़ी मेहरबानी उनकी जी कि उन्होंने फैसला कर लिया मानने का, वो उन पे बाइंडिंग होता है। तो अब जो मखसूस नशिस्तें, जो जैसे आपने फरमाया 23 नशिस्तें थी, उन्होंने देखिए अगर बेसिक ऑर्डर गलत होता है तो उस पर जो भी सुपर स्ट्रक्चर होता है वो सब चला जाता है। अभी उन्होंने कह दिया कि जो उस मखसूस नशिस्तों पे जो उनकी थी, जो उनको नहीं मिली, उनमें बांट दी गई, वो आप नहीं, उन पे उन्होंने स्टे कर दिया कि मतलब कि वो लोग जिन्होंने इवन ओथ भी उठा लिया था वो अब हिस्सा नहीं ले सकते असेंबली की कार्रवाई वगैरह के अंदर। अब इनको चाहिए, उसूलन ये होना चाहिए क्योंकि टेम्परेरी है फैसला है, उनको डी नोटिफाई करेंगे जिनको उन्होंने अगर उन्होंने इनके नोटिफिकेशन इशू कर दी, उन्होंने वहाँ हल्फ भी ले लिया होगा मेंबर बनने का। तो ये इससे हुआ, तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ बहुत एक खुश आइंद फैसला था कि देखिए अगर ये भी फैसला होना है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, पहली बात है कि ये डिसाइड होना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट थे जो लड़े थे, क्योंकि इन्होंने सबने अपने टिकट तो अपनी पीटीआई के, आपने सिर्फ निशान लेने से क्या वो इंडिपेंडेंट हो गए? अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या वो असेंबली में वापस आके फिर अपनी जमात के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो इलेक्ट हो गए जी हम तो, क्योंकि उनकी पार्टी तो अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। ये एक नंबर 1 सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि उनकी बल्ले निशान लेने से वो इंडिपेंडेंट हो गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से उनको सीटें के हकदार थे या नहीं थे, और फिर अगर नहीं थे तो क्या दूसरी जमातों को उनके शेयर से ज्यादा, क्योंकि देखिए डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस तरह से आपको मखसूस नशिस्तें बनेगी, अगर आप उस शेयर से ज्यादा फिर जो नशिस्तें जो उनको मिलनी थी वो दूसरों में बांटी जा सकती थी या नहीं, मैं समझता हूं वो नहीं बांटी जा सकती थी। और जो फैसला था इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का बिल्कुल आईन और कानून के खिलाफ था। सब सही है। तो मगर बुनियादी सवाल हसन रजा पाशा साहब ये उठता है कि क्या इस स्टेज पर क्या सिर्फ ये इंप्लीमेंट होगा कि जो पहले हल्फ उठा चुके हैं मखसूस नशिस्तों पर वो डी नोटिफाई हो जाएंगे, या इस स्टेज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग भी हल्फ उठा लेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो केस तो भी चल रहा है, 3 तारीख को इसकी समाअत हो रही है और हो सकता है लार्जर बेंच सुने, तो फिलहाल इस स्टेज पर कितना हिस्सा इंप्लीमेंट होगा? असद साहब, जो इंटरिम ऑर्डर आया है उसके तहत तो सिर्फ ये डी नोटिफाई होंगे जो कि दीगर जमातों को सीटें, मसलन कौमी असम्बली में 23 सीटें थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो कि उनको नहीं दी गई और वो बाकी पार्टीज में तकसीम कर दी गई, तो वो जो बाकी पार्टीज को तकसीम कर दी गई उनकी हद तक मामला रुक गया है और वो डी नोटिफाई हो जाएंगे और वो अब खाली तस्वर होंगी। जब तक ये इंटरिम ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है वो 23 नशिस्तें खाली तस्वर होंगी। अब चूंकि लार्जर बेंच बनने जा रहा है और लार्जर बेंच ने डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक आईनी मसला है, आइन बिल्कुल इस हवाले से खामोश है कि अगर एक पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और उसको इस तरीके से साइड लाइन कर दिया जाता है या इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाता है और उसके मेंबर्स आज़ाद बन के आते हैं तो फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी हुई तो क्या फिर वापस वही उनकी जो नशिस्तें हैं उनके तनासब के हवाले से वो उनको मिल सकती हैं? ये फैसला करना है अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने। अलबत्ता ये जो फैसला है कि जी के उनको जो दे दी गई थी कि उनको तकसीम कर दी गई थी उसकी हद तक तो बड़ा क्लियर फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का आ गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी दिस इज इंटरिम ऑर्डर और जो जाहिर है ये फिर मर्ज हो जाएगा उस फाइनल ऑर्डर में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच 3 जून से जब इसकी हियरिंग करेगा। तो पाशा साहब क्या ये तय है कि ये लार्जर बेंच ही बनेगा या इस बात का भी इम्कान है कि यही बेंच सुने? नहीं, क्योंकि इसी तीन रुकनी बेंच ने खुद ही मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया है कि ये कमेटी जो बनी हुई है 3 रुकनी कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और तीसरे सीनियर जज, वो तीनों फैसला करेंगे कि कौन सा लार्जर बेंच बनेगा और ये मामला उस लार्जर बेंच के रूबरू रखा जाएगा। अब ये बेंच नहीं सुनेगा,
ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब, अब सूरत हाल फिर ये होगी अगर इसका पहला हिस्सा इंप्लीमेंट होता है कि हुक्मरान इत्तेहाद की 224 से घट के सीटें 204 हो जाएंगी। अब 204 होने का मतलब यह है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, तो कोई भी आईनी तरमीम फिर नहीं आ सकेगी। यानी जो जजेस की अपॉइंटमेंट के बिल में तब्दीली लाने का एक खबर हमारे सामने आ रही थी, या टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से बात हो रही थी, जिसको लॉ मिनिस्टर ने जिसकी को रद्द नहीं किया था, जिसके ऑप्शन को एक शो में उन्होंने कहा था कि जी मैं इसकी तरदीद नहीं कर सकता इस स्टेज पर। तो ये मामला फिर तब तक रुक जाएगा, तब तक कि जब तक कि हतमी फैसला नहीं आता और जब तक कि 2/3 अक्सरियत बहाल नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये तो रुक गया है। मतलब उनकी सीटें, वो 23 सीटें डिस्प्यूटेड जो सीट्स हैं उस पर तो इस हुक्म इम्तनाई मिल गया है, उस पर तो स्टे आ गया है, तो वो तो इस्तेमाल ही हो सकती। तो उस वक्त तक ये मामला रुक गया। और देखिए, हम लोग शुरू से यही, मैं कम से कम शुरू से यही कह रहा था पिछले साल से कि ये सारा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि एक जमात जो थी वो बड़ी पॉपुलर थी ताकि उनको इंडिपेंडेंट कर दे। फिर उन्होंने वो सुन्नी इत्तेहाद को किया, वो फैसला सही था या गलत वो सुप्रीम कोर्ट अब फैसला कर देगा। हाई कोर्ट ने तो उनके खिलाफ किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खुद की कोई वो नहीं थी। बेसिकली सारा गेम जो शुरू से बना हुआ था कि किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए इस इत्तेहाद को ताकि वो अमेंडमेंट कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर सकें। और यही इंदिया दिया गया कि जी हम जजों की अपॉइंटमेंट में भी हम तब्दीली लाएंगे, हम चीफ जस्टिस या और जजों की टेन्योर में एक्सटेंशन करेंगे। जो मैं समझता हूं कि हमारे बड़े हैं हसन राजा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और बाकी एसोसिएशन रेजिस्ट करेंगी। जो हमने हमारे पहले लोगों ने और हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं कि ये जो हमेशा एक लॉलीपॉप दिया जाता है जजों को रिटायरमेंट से पहले कि जी हम आपका टेन्योर बना रहे हैं ताकि वो उनके हक में फैसले दें। हमारी जुडिशरी इंशाल्लाह इससे ऊपर उठेगी और इस जो ये कॉन्स्पिरेसी है इसको रद्द करेगी, चाहे अगर उनके पास वो भी होगा। और हम लोग बार एसोसिएशन काउंसिल इसको आईनी और कानूनी तरीके से रेजिस्ट करेंगे। जी सही है। तो पाशा साहब, इस पर आपकी वैसे टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से आपकी राय क्या है? क्योंकि एक आर्गूमेंट थोड़ा वैलिड भी लगता है। वो समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस आते हैं, वो 16 दिन के चीफ जस्टिस हैं, 16 दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनके नाम के साथ साबिक चीफ जस्टिस लग जाता है और उनको पूरी मराहत मिल जाती हैं चीफ जस्टिस को जो मिला करती हैं। तो ये कौम के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं, इसलिए कम अज़ कम इस नुक्ते को देखते हुए तो टेन्योर पोस्टिंग होनी ही चाहिए। तो आपकी राय इस पर क्या है? देखिए असद साहब, बात यह है कि इस हवाले से तो आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने किसी प्रेस ब्रीफिंग में आपके किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये कहा था कि चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग बनाने के लिए अभी तक मुझे हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि जब आने और उन्होंने बात की है तो इस वक्त तक तो हमें तस्लीम करनी चाहिए। वैसे ज़ुबैरी साहब इस बात को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक शो में ये कहा है पाशा साहब के, उन्होंने कहा कि जी ये जो मैंने अभी अल्फाज कहे ये उन्हीं के अल्फाज थे कि ये क्या बात हुई कि 16 दिन के लिए चीफ जस्टिस आ जाता है, तो 16 दिन का चीफ जस्टिस तो कोई चीफ जस्टिस नहीं होता। देखिए, द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इज लॉ मिनिस्टर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ज़ुबैरी साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि जो उमर अता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उनका भी टेन्योर बढ़ाने की बात हुई, उस वक्त 6 में गोइयां थी। जनाब जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के बारे में भी यही बातें चल रही थी कि इनका टेन्योर बढ़ाया जा रहा है। जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में भी। तो ये जिस तरह लॉलीपॉप का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहरहाल हर जगह पे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल हो सकता है जब तक कोई मुसवदा हमारे पास नहीं आएगा। देखिए, इससे पहले जो कानून साजी हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से या और, तो उसमें तो हमें पाकिस्तान बार काउंसिल को लॉ मिनिस्ट्री ने ऑन बोर्ड लिया और हमसे मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। अगर ये आइन में कोई तरमीम करने जाते हैं और हमारे साथ हमें यकीन है कि वो करेंगे, तो वहां फिर बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल हम जरूर अपना जो है इनपुट देंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो मुल्क के वकला हैं उनसे भी हम राय लेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।